सबसे पहले हम आपको उस शंबल शहर की कहानी बताएंगे जो आज के संबल शहर के नीचे दफन है। क्या आपको पता है कि देश में चल रहे मंदिर और मस्जिद विवादों का भगवान विष्णु से क्या संबंध है? रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और भगवत पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। इनमें भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे भगवान नरसिंह, जिनकी 1200 वर्ष पुरानी प्रतिमा आज भी कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद है। एएसआई की रिपोर्ट यह कहती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यहां भारत की सबसे पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाद में कुछ वर्ष पहले भगवान नरसिंह की यह प्रतिमा कुतुब मीनार के परिसर में दिखाई दी थी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे भगवान श्री राम और अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो प्राचीन मंदिर था उसे मुगल शासक बाबर के एक सेनापति ने नष्ट करके उस पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, यह भी आपको पता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण और मथुरा की जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस स्थान पर मुगल शासक औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं। और अब कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को जिस शंबल ग्राम में अवतार लेना है उस संबल में भी अब मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है। और इससे यह पता चलता है कि भगवान विष्णु के जिन अवतारों ने सनातन धर्म की संस्कृति का इतिहास रचा, आज उन सभी भगवानों के जन्म स्थानों पर विवाद चल रहा है। आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या संबल में प्राचीन मंदिर, कुओं और बावड़ी का मिलना कोई संकेत है और क्या इन घटनाओं का संबंध भगवान कल्कि के अवतार से भी हो सकता है? भारत के अब तक के इतिहास में संबल की कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आपने भी शायद इससे पहले संबल का नाम नहीं सुना होगा। संबल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से अलग अलग स्थानों पर खुदाई के दौरान मंदिर और कुएं मिल रहे हैं और यह सब अचानक हुआ है। ऐसा लग रहा है कि संबल के नीचे जो प्राचीन शंबल दफन है वो लोगों से कुछ कहना चाहता है। वो शहर जिसे हम शंबल शहर कहते हैं वो बाहर निकलना चाहता है। संबल में प्रशासन को खुदाई के दौरान एक ऐसी बावड़ी मिली है जिसमें एक सुरंग भी हो सकती है। बावड़ी या बावली का अर्थ एक ऐसे चौड़े और बड़े कुएं से होता है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। अंग्रेजी में इसे स्टेप वेल भी कहते हैं। लेकिन संबल में मिली बावड़ी कई मायनों में अलग है और लोग इसे भगवान कल्कि के अवतार से जोड़कर देख रहे हैं। यह बावड़ी 125 से 150 वर्ष पुरानी हो सकती है जिस पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इस बावड़ी में एक सुरंग है और इसमें नीचे एक पूरा ढांचा बना हुआ है जिससे यह पता चलता है कि संबल का एक इतिहास शायद जमीन के नीचे दफन है। और आज बात सिर्फ इस बावड़ी की नहीं है। प्रशासन को संबल में ही एक ऐसा कुआं भी मिला है जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था। लेकिन आज जब भी इस कुएं में 8 फीट नीचे तक पानी मौजूद है। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि यह पाताल लोक का पानी है जो कुएं के बंद होने के बाद भी सूखा नहीं है और लोग इन सारी घटनाओं को अब भगवान कल्कि के अवतार से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए आज हम आपको भगवान कल्कि के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आपको यह पता चलेगा कि लोग संबल में मिल रहे मंदिरों और बावड़ी को भगवान कल्कि से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अवतार लेंगे और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। और इसमें यह भी लिखा है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान कल्कि पाप का नाश करके पृथ्वी पर नए युग का आरंभ करेंगे और यह कलयुग के बाद का युग होगा। इन्हीं पुराणों में यह भी लिखा है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे और उनका जन्म संबल के एक ऐसे परिवार में होगा जो बहुत धार्मिक परिवार होगा और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भगवान कल्कि के अवतार का चित्रण भी किया गया है और इस चित्रण के अनुसार भगवान श्री राम की तरह कल्कि अवतार ने हाथ में तीर कमान धारण किया होगा और वो एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे। इसके अलावा
वो अपने गुरु परशुराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और परशुराम जी भी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और उन्हें भी अमर बताया गया है कि वो अमर है। भगवान कल्कि परशुराम के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी जिनसे वो दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे और ये सब कुछ कलयुग के अंत में होगा। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का माना जाता है और अभी कलयुग के सिर्फ 5,126 साल ही बीते हैं। यहां लोगों को यह भी समझना होगा कि संबल एक जमाने में चौहान साम्राज्य की राजधानी था और इस दौरान वहां कई मंदिरों का निर्माण हुआ था और इसलिए संबल में खुदाई के मंदिर या हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह और कूप मिलना कोई असामान्य घटना नहीं है, ये होना ही था। लेकिन इन मंदिरों और बावड़ी के मिलने से संबल में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफी हैरान हैं और वहां हर व्यक्ति यही बात कर रहा है कि क्या भगवान कल्कि के अवतार से पहले संबल में ये अभूतपूर्व घटनाएं इस समय हो रही है। तो आप तस्वीरों में देखिए कैसे स्ट्रक्चर है, काफी पुराना ये स्ट्रक्चर है। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रम है भैया। कितना आपने खुदाई कर ली यहाँ पे? अभी भैया 6 फीट करिए। 6 फीट हो गई है। और कितनी हो सकती है भैया 28 फीट और होगी। 28 फुट यानी लगभग 3 मंजिला हो सकती है। 3 मंजिला है भैया। प्री इंडिपेंडेंस एरा में जिस तरह से स्ट्रक्चर होते थे उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह की ये बावड़ी है और पिछले काफी दिनों में यहाँ पर संबल में लगातार जो है वो खुदाई होती रही है और कई सारी चीजें जो हैं वो संबल से निकलती रही हैं और इस वक्त चंदौसी में ये बावड़ी जो है वो प्रशासन के द्वारा देखी गई है। आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। बावड़ी जो है पहले के जमाने में उसका इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए रखा जाता था, सैनिकों के आराम करने के लिए रखा जाता था और मंदिर के दरवाजे जिस तरह से होते हैं उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए कैसे जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें किस जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर फिलहाल बना हुआ नजर आ रहा है। सुरंग है और ये देखिए तस्वीरें सुरंग के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो खुदाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आगे चल के आपको और दिखाते हैं कि किस तरह की ये बावड़ी है। सुरंग के अंदर हम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये दूसरा एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस हमने पार कर लिया है और अब ये दूसरा एंट्रेंस सुरंग के अंदर है और यहाँ पर अंधेरा काफी है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काफी गहरी जो है ये बावड़ी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहे। आप देखिए तस्वीरों में कैसे ये पूरा रास्ता जो है आगे की तरफ है। हर तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। लगभग 10 से 12 जो है मीटर की लंबाई बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 28 फुट के आसपास ये बावड़ी जो है गहरी हो सकती है। तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह से ये बावड़ी सालों पुरानी, ये बताया जा रहा है कि लगभग 150 साल पुरानी ये बावड़ी है। अभी देखिए यहाँ पे काफी गीला, ये अभी भी नमी है दीवारों में क्योंकि यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था। ये ठंडी रहती थी, सैनिक यहाँ पे आराम कर सकते थे। अगर पानी आप स्टोर करना चाहो तो आप कर सकते थे और अगर किसी को रुकना हो, रहना हो, यहाँ पे समय बिताना हो तो वो यहाँ पर लोग आकर आराम से रह सकते थे। संबल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में एक बावड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बावड़ी लगभग 150 साल पुरानी है और इसीलिए लगातार खुदाई का काम जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो है अब तक 6 फीट खुदाई जो है वो पूरी कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि इसके नीचे बावड़ी है। 3 मंजिला जो है वो ये पूरा स्ट्रक्चर है और इसीलिए लगातार खुदाई करके ये जाना जा रहा है कि ये कितनी गहरी बावड़ी है और क्या क्या इसके नीचे अंदर है। कुरैशी साहब, आपकी ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावड़ी पहले ही थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने
इसकी प्लॉटिंग करी थी। उन्होंने मतलब इसमें ये होशियारी खेली कि इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। आज ही आप क्यों आए? आप 15 साल से कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उन्हें इतनी जानकारी नहीं है उन्हें, जो वो इस बारे में आवाज उठाते। आपको तो पता थी कि इसके नीचे बावड़ी है, जमीन आपकी? मुझे सारी पता है, मुझे सारी पता है और पूरी इसकी जानकारी है। मैं अंदर इसमें घूम कर भी आया हूँ। तो फिर आज अचानक जब यहाँ खुदाई हो रही है तब आप क्यों आए? मैं इसकी जब मुझे इत्तला मिली है तब मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आपने 15 सालों में उनसे बात की जिन्होंने इसको ढका, जिसको पूरा भरा? मैंने किसी से बात इसलिए नहीं की कि सारे मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रखी हैं, काफी पैसा लगा रखा है, ये इसमें प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। इसके 3 तल बता रहे हैं, जो नीचे के 2 तल हैं वो मार्बल के हैं और जो ऊपर का है वो ईंटों का बना हुआ है और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर है। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर क्षेत्रीय है, शेष पर कब्जा है, तो जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम उसको भी खाली करवाएंगे। सर मौके पर कुल 150 गज है और बाकी में यहाँ पे निवास बने हुए हैं। अब इन निवासों के अंदर अगर प्रक्रिया अगर जब जैसे कि चालू है और अगर निकलती है सुरंग या कुछ सीढ़ियाँ, तो क्या प्रक्रिया? देखिए, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर अतिक्रमण का किसी को अधिकार नहीं है। हम नोटिस देंगे और उनको हटवाएंगे। अब इस सब के बीच पुलिस ने संभल की शाही जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर को ही हिंसा का रिक्रिएशन किया है और फोरेंसिक टीम भी हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए अब जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज देख सकते हैं कि जो आगरा की जो एफएसएल टीम है वो इस वक्त संभल में पहुंची है और इस वक्त जो संभल के अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। उसी के साथ वो जो घटना स्थल पर वहां भी पहुंचे, वहां मौके पर पहुंच करके उन्होंने जो सीन रिक्रिएशन का काम था वो उन्होंने किया। और आप देख सकते हैं ये जो एफएसएल के जो अधिकारी हैं, आगरा एफएसएल की पूरी टीम बताई जा रही है, जो इस वक्त जो टीम है वो यहाँ से जो जा रही है। जो 24 नवंबर की हिंसा हुई थी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अब यहाँ से जो है घटना स्थल की तरफ जो है जाया जा रहा है। जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पर उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फॉरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है उन सब के आधार पर ये अपने ये देख सकते हैं जो एफएसएल की टीम है वो आज संभल पहुंची है। जो यहाँ के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, जो सीन है वो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। पहले ये टीम एफएसएल की टीम जो है संभल की जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में पहुंची। इस टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके जो है सीन रिक्रिएट करा गया। तो देखिए जो यहाँ पर देखिए जो वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं, जो एफएसएल टीम है वो यहाँ पर जो है टेप लेकर के पूरा सीन रिक्रिएट जो है क्या नाम कर रही है। नीचे आप देखेंगे तो देखिए जो कर्मचारी हैं वो इंची टेप अपने हाथ में लिए हुए हैं और ये चीजें जो है बारीकी से जो है देखी जा रही है वो कि आखिर ये सड़क कितनी चौड़ी है, कितना इसमें जो है क्या क्या चीजें यहाँ मौके पर थी। तो देखिए यहाँ पर बारीकी से जो है जो उनके उपकरण हैं जाँच करने के जो है वो उसको जो है उन्होंने वहाँ पर निकाला है और घटना स्थल पर अब वो बारीकी से इन सारी चीजों को जो यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जब ये पूरी हिंसा हुई तो कहाँ से उपद्रवियों का जो है यहाँ पर आना जो शुरू हुआ और किस तरफ से जो है पुलिस ने पूरा मुकाबला शुरू किया। तो ऐसे में संभल हिंसा की जांच लगातार संभल पुलिस कर रही है और इसी बीच आज एफएसएल की जो टीम है, आगरा प्रयोगशाला की टीम बताई जा रही है, वो आज जाँच करने के लिए संभल पहुंची है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। तो संभल के नीचे एक बहुत बड़ा इतिहास दफन है। देश के लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। संभल में हिंसा हुई, हिंसा के बाद प्राचीन मंदिर निकलने शुरू हो गए, उसके बाद कुएं आ गए, उसके बाद सुरंग मिल गई और धीरे 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 ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और अब हर रोज संभल से एक नई खबर आपके सामने आ रही है। अब हम आपको चुनाव जीतने के उस शॉर्टकट के बारे में बताएंगे जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी अपना लिया है, या ये कह लीजिए कि इस शॉर्टकट का जो रास्ता है ये अरविंद केजरीवाल ने ही
इस देश के नेताओं को सबसे पहले दिखाया था। आज से दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए का आर्थिक भत्ता देगी। यानी दिल्ली में 45 लाख महिलाओं को घर बैठे हर महीने 2100 रुपए मिला करेंगे। ये वो महिलाएं होंगी जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती और गरीब मानी जाती है। दिल्ली में कुल वोटर्स की संख्या है 1,47 लाख, जिनमें 46% यानी 67 लाख वोटर्स महिलाएं हैं और अरविंद केजरीवाल इन्हीं 67 लाख महिलाओं में से 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के लिए आजकल ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दिल्ली की सरकार इस योजना को चुनाव से पहले लागू नहीं कर सकती, इसलिए अभी के लिए वो सिर्फ महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है और अरविंद केजरीवाल अब खुद घर घर जाकर महिलाओं से मिल रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि अगर महिलाएं उनकी पार्टी को चुनाव में वोट देंगी तो इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगली सरकार में पहले महीने से ही इन महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। अब तक जितने भी राज्यों में चुनावों से पहले महिलाओं को आर्थिक भत्ता देने के लिए इस तरह की योजनाएं लागू हुई हैं, उन सभी राज्यों में मौजूदा सरकारें निश्चित रूप से जीती हैं और वो वापस सत्ता में लौटी हैं। इसलिए ये योजना जो है ये बड़ी प्रभावशाली है। ये योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लागू की थी, जिसे उन्होंने लाडली बहना योजना का नाम दिया था और मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इसके बाद कर्नाटक, झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही हुआ और इन राज्यों में महिलाओं को घर बैठे आर्थिक भत्ता देने वाली पार्टियां चुनाव में जीत गई। इसलिए पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जिसने भी इस योजना को अपनाया और जिसका साथ महिला वोटर्स ने दे दिया, वही पार्टी जीत गई। अब लगभग सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां उनके लिए ये चुनाव जीतने का एक श्योर शॉर्टकट बन गया है। लेकिन इस शॉर्टकट में आगे चलकर एक खतरा भी है, एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है। जैसे हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस ने, आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने चुनाव में महिलाओं को हर महीने आर्थिक भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन इन राज्यों में यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उनकी पार्टी पंजाब में महिलाओं को वादा करने के बाद भी हर महीने 1000 रुपए नहीं दे पा रही, लेकिन वो दिल्ली में भी महिलाओं से यही वादा कर रहे हैं। जबकि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट की आवश्यकता होगी, जबकि दिल्ली सरकार का सालाना बजट ही 76,000 करोड़ रुपए है। तो सोचिए 76,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ तो इसी योजना में निकल जाएंगे। दिल्ली में 31 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो गया है और इसलिए विपक्षी दल अब अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि जब उनके पास पैसे ही नहीं हैं तो वो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किस आधार पर करवा रहे हैं और अगर उनकी सरकार आ भी गई तो ये पैसा वो कहां से देंगे। दिल्ली में मुफ्त बिजली देने पर आम आदमी पार्टी की सरकार हर साल 3600 करोड़ रुपए, बसों में मुफ्त सफर की सुविधा पर 440 करोड़ रुपए, मुफ्त पानी पर 500 करोड़ रुपए खर्च करती है और यह सारा खर्च लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। जबकि 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने पर ही सरकार को ये 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप ऊपर रहते हो, आप यहाँ रहते हो, आप ये रहते हो। नाम सर्च करें। एक मिनट बताइए आपका, एक मिनट। वोटर कार्ड दिखाओ। ये ना स्कीम लेने के लिए वोटर होना जरूरी है दिल्ली का, तो एक बार चेक कर लेते हैं आपका वोटर कार्ड तो है लेकिन इन्होंने बदमाशी करके कईयों के नाम कटवा दिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं आपका है, आपका कटा नहीं है, ठीक है। तो एक बार
अब इस नंबर पे नंबर दो, मिस्ड कॉल मारो। ये जो है ना 70-748, इस पे मिस्ड कॉल मारो। आया? आप लोग चिंता मत करना, अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सबका। वोट डालने जरूर जाना। लगभग 2.5 लाख महिलाएं पूरी दिल्ली में रजिस्टर करा चुकी हैं। 2.5 लाख सुबह से कुछ घंटों के अंदर। तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस है पूरी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान कैसे तेज हुआ है? दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज खुद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं। दरअसल बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और ये महिला सम्मान योजना, जिसके तहत आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर 2100 रुपए मिलेंगे हर महीना को, ये स्मार्ट कार्ड दिया है और घर घर जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उनके साथ मुख्यमंत्री आतिशी हैं। घर घर जाके वो खुद, दरअसल इस योजना के तहत जो कि शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है, तो केजरीवाल खुद पर्चा भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनको एक कार्ड दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक तरह का ये प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड है और जो इस समय आप देख रहे हैं केजरीवाल दिखा रहे हैं घर पे और उनसे बता रहे हैं कि आखिर करना क्या है। तो ये इस तरह की स्लिप है जिसपे वो गारंटी कार्ड केजरीवाल दे रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल हर महिला और बुजुर्ग का सम्मान सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो एक तरह की गारंटी है। इसका दूसरा हिस्सा ये लोगों को दिया जा रहा है रखने के लिए और इस पर योजना का नाम, उनका फोन नंबर, कार्ड नंबर, महिला सम्मान योजना, किस योजना के तहत वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लिखा होगा और इस कार्ड पर एक आईडी नंबर है। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है कि इस पर मिस कॉल दें कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। तो क्या कि इसको मिस कॉल दें। अच्छा, इसमें एक चीज और बात है, जिसके घर जा रहे हैं वहां ये देख रहे हैं कि उनके पास वोटर कार्ड है कि नहीं। अब देखिए आपको सीधे तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं। केजरीवाल जब बातचीत कर रहे हैं तो वो वोटर हैं कि नहीं, अगर उनका वोटर कार्ड है तो क्या लिस्ट में नाम है कि नहीं। यानी एक प्रचार से दो निशाने। कई सारी महिलाएं इस बीच वहां उनसे मिलने के लिए भी आई हैं और इस बीच तगड़ी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल, आतिशी। तो ये है केजरीवाल का गारंटी कार्ड महिला सम्मान योजना का। इसी तरह का एक नीला कार्ड है संजीवनी योजना के तहत। तो आज खुद केजरीवाल पर्चा भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है। पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। सर दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जो बजट है वो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, तो ऐसे में हमने ऑलरेडी इस बार उसका प्रावधान बजट में किया हुआ है और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। असल में अगर आप देखें तो हमारे देश में किसी भी महिला के लिए, अगर वो मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है या गरीब परिवार से है, किसी भी महिला के लिए 2100 रुपए अगर उसके अकाउंट में आ जाएं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और 2100 रुपए अगर घर बैठे महिलाओं को मिल रहे हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना होगी, इसमें कोई शक नहीं है और कोई इन 2100 रुपए को छोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरी बात यह है कि जब मौजूदा सरकारें इस तरह की योजना को लागू कर देती हैं तो वोटर्स जो हैं वो कंटिन्यूटी में विश्वास करते हैं। जो अरेंजमेंट या एग्रीमेंट उनका मौजूदा सरकार से हो चुका और एक बार अगर अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया तो फिर वोटर उसके साथ कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि पैसा जितना भी है अगर वो लगातार आ रहा है तो इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसे आने देते हैं। अब क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया है तो अगली सरकार से भी अगर यही पार्टी दोबारा आ गई तो हमें आसानी होगी, इसलिए ये एक विश्वास की बात होती है। तीसरी बात यह है, आपने देखा होगा हमारे यहां शादियों में 101 रुपए का, 1100 रुपए का या 2100 रुपए का एक शगुन दिया जाता है जब आप जाते हैं। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी तरफ से दिल्ली के इन परिवारों को 2100 रुपए का शगुन दे रहे हों और ये उनकी तरफ से चुनावी शगुन है और वो बदले में ये चाहेंगे कि इस चुनावी शगुन के बदले में दिल्ली के ये परिवार उन्हें अपना वोट दे दे। लेकिन अब आप ये समझिए कि दिल्ली में बिजली मुफ्त हो गई, पानी मुफ्त हो गया, महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त हो गई। अब महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलने लगेंगे, लाखों महिलाओं को। इसके बाद दिल्ली की जो जनता है, पैसा तो उन्हें मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहे हैं, लेकिन
इसके बाद आप सुविधाओं की उम्मीद मत करिए, दिल्ली में साफ सफाई की उम्मीद मत करिए, दिल्ली में बेहतर सर्विसेज की उम्मीद मत करिए। दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी, सड़कें साफ सुथरी होंगी, सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे और बाकी की सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा, इसकी उम्मीद मत रखिए। और हम सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कह रहे, सारी जो सरकारें हैं, जब आपको घर बैठे मुफ्त पैसा देने लगती हैं तो फिर वो आपसे ये उम्मीद करती हैं कि मुफ्त पैसा लेते रहिए, लेकिन फिर बेरोजगारी की बात मत करिए, फिर महंगाई की बात मत करिए, फिर और कोई चीज मत मांगिए। आपको पैसा मिल रहा है, यही काफी है। अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सरकार से फिर नीची कर लीजिए। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या ये शॉर्टकट हमारे लोकतंत्र का, हमारी चुनावी प्रक्रिया का और सबसे बड़ी बात हमारे वोटर्स का अपमान नहीं है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी महिलाओं को खटाखट हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया था और महिलाओं से इसी तरह के फॉर्म भी भरवाए थे, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आजकल भरवा रहे हैं। लेकिन उस समय ये सारी महिलाएं अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी और उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद कांग्रेस को वोट भी दे दिया, कांग्रेस की सरकार बनी नहीं। अब ये सारी महिलाएं आ गई थी ये जानने के लिए कि भाई हमारा पैसा कहां है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुफ्त की ये रेवड़ियां आखिर कहां तक जाएंगी? आज सरकारें 2100 रुपए दे रही हैं, थोड़े दिन के बाद आज अगर दिल्ली सरकार 2100 दे रही है तो कुछ ही महीनों के बाद कोई और सरकार होगी वो 2500 देने लगेगी। 2500 के बाद कुछ समय के बाद ये 5000 हो जाएगा। फिर हो सकता है 2029 के चुनाव आएंगे या 2034 के चुनाव आने तक ये 10,000 हो जाए। फिर और कुछ 5 साल के बाद ये राशि 20,000 रुपए हो जाए। और हो सकता है आज से 10-12 साल बाद आप हैरान मत होइएगा कि ऐसे परिवारों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को सरकारों से ही हर महीने 10-15 हजार रुपए मिलने लगेगा। ये भविष्य में हो सकता है, क्योंकि 2100 रुपए तक तो हम पहुंच ही गए हैं। 2100 से इसे 2500 करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। 2500 तो आप देखिएगा अभी कुछ महीनों में ही हो जाएगा। अब 1-2 साल के बाद 2.5 से 5,000 होगा, फिर 5 से 10,000, 10,000 से 20,000। ऐसे में काम कौन करना चाहेगा? रोजगार किसे चाहिए? हो सकता है आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अभी तो बसों में मुफ्त यात्रा के लिए आपको कह रही हैं, थोड़े दिन के बाद रेल में मुफ्त यात्रा होने लगेगी और हो सकता है कुछ वर्षों के बाद हवाई यात्रा के जो टिकट हैं वो भी पार्टियां आपको मुफ्त में देने लगे, यानी हवाई यात्रा भी हो सकता है मुफ्त हो जाए। शुरुआत इसकी ऐसे होगी कि मान लीजिए रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए आज एक दिन के लिए सारी हवाई यात्राएं मुफ्त, दिवाली पर हवाई यात्राएं मुफ्त, इस तरह के ऑफर्स आ सकते हैं। छठ के मौके पर हवाई यात्रा के लिए आपको मुफ्त टिकट मिलेगी, हर परिवार को 2 टिकट, 3 टिकट। हो सकता है कुछ समय के बाद यह भी होने लगे। अभी हो सकता है कि कुछ पार्टियों को यह आइडिया ना आया हो, अभी लोग सिर्फ बस तक सीमित हैं, लेकिन ये जो योजनाएं हैं ये रेल तक जाएंगी और फिर हवाई जहाज तक भी जाएंगी। सोचिए अगर चुनाव इसी तरह के शॉर्टकट से जीते जाएंगे तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा और सरकारें आपको नौकरियां देने के लिए आखिर मेहनत क्यों करेंगी? वो आपको हर महीने 1,500-2 हजार रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए देकर आपसे यह उम्मीद करेंगी कि आप चुप होकर बैठे रहिए अपने घर में, ना तो सरकारों से विकास की मांग कीजिए, ना नौकरियों की बात कीजिए और ना ही फिर कोई और सुविधा की बात कीजिए, ना ही बेहतर सेवाओं की बात कीजिए। तो ये हमारे देश के वोटर्स को सोचना है कि वो हमारे देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, हमारे देश के लोकतंत्र को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इस चुनावी प्रक्रिया को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। चुनाव विचारधारा के नाम पर होंगे, पार्टियां विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ेंगी या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसे के नाम पर चुनाव लड़ेंगी। अब हम आपको यह बताएंगे कि आम आदमी की जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ज्यादा महत्वपूर्ण है आम आदमी के जीवन की सुरक्षा या फिर किसी फिल्म का प्रमोशन। पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान भगदड़ में एक महिला की जान चली गई और उसके बाद इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उस दिन हुए घटनाक्रम की अपनी ओर से एक अलग कहानी सुनाई है और अल्लू अर्जुन ने अपनी अलग कहानी सुनाई है। दोनों ने अपनी अपनी एक फिल्म बनाई है। आज इन दोनों का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों में से आखिर झुकेगा कौन। लेकिन उससे पहले आप
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान सुनिए, जिन्होंने विधानसभा में इस भगदड़ का पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि अल्लू अर्जुन बिना इजाजत के थिएटर में आए थे। उन्होंने बिना इजाजत के रोड शो किया था और जब उन्हें थिएटर में बैठे हुए अपनी इस महिला फैन की मौत की जानकारी दी गई, तब भी वो थिएटर में बैठकर फिल्म देखते रहे और वहां से उठकर नहीं गए। मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले है, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी एक हीरो की तरह बात कर रहे हैं। वो विधानसभा में खड़े होकर यह बता रहे हैं कि वो अपने राज्य के गरीब लोगों के साथ हैं, आम जनता के जीवन को बचाना चाहते हैं और वो गरीब लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो गरीबों के नेता हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अल्लू अर्जुन, वो पुष्पा 2 में वो भी एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब परिवार से उठकर आए हैं और वो भी गरीबों की ही बात कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद उनकी पुलिस भी, यानी राज्य पुलिस भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है। हैदराबाद की पुलिस ने इस घटना को लेकर 4 बड़े दावे किए। पहला, अल्लू अर्जुन बिना पुलिस की अनुमति के अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए हैदराबाद के संध्या थिएटर आए थे, उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, फिर भी आए। दूसरा, अल्लू अर्जुन के सुरक्षाकर्मी, यानी जिन्हें हम बाउंसर भी कहते हैं, अल्लू अर्जुन के पास अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, अपने बाउंसर्स थे और उन्होंने लोगों के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस ने इसका वीडियो भी एक जारी किया है। असल में पुलिस का यह कहना है कि अल्लू अर्जुन अपने बाउंसर्स के साथ आए थे। जो जनता थी वहां, उनके जो फैंस थे, वो अल्लू अर्जुन की तरफ आना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे, उन्हें छूना चाहते थे और अल्लू अर्जुन की जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी वो उन लोगों को वापस से धक्का दे रही थी और इस धक्का मुक्की के दौरान ये भगदड़ मच गई। तीसरा, पुलिस ने अल्लू अर्जुन के मैनेजर को घटना के बारे में तत्काल जानकारी दी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के कारण घटनास्थल से जाने में देरी की। चौथी बात, पुलिस ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी करके उस दावे का खंडन किया है कि अल्लू अर्जुन को भगदड़ में मारी गई महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी अल्लू अर्जुन को घटनास्थल से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी फिल्म के प्रमोशन की चिंता थी। 40-50 बाउंसर आकर वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वहाँ पुलिस है, पब्लिक है, सबको ढकेल कर बस वीआई के बारे में सोच के गेट खोल देना, पब्लिक जो भी आए अंदर कर ले, उसको उनको कोई उससे मतलब नहीं, उनको एक वीआईपी के से ही मतलब रहता है। तो हम सब बाउंसर्स को कह रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आज से आप ये बदतमीजी से अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो भी है ड्यूटी पर उनसे बदतमीजी से पेश आएंगे तो इतनी सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, कि आपको याद रह जाएगी। और ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वीआईपी है, अगर उनके बाउंसर्स का व्यवहार जो है, का बिहेवियर जो है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो वीआईपी की जिम्मेदारी है। हम वो यही नहीं बोल सकते कि बाउंसर ऐसा किया वैसे किया।
वो ब्लेम उन पर ही आएगा, वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो वीआईपी पर ही आएगा। All should be responsible to the citizens of the state. They should understand that safety and security of the citizens is the utmost important for everyone, and they should also follow it. They are heroes in films, but in ground also they should understand the problems of the society. Promotion of a film is not that important as important of the safety of the citizens. तो आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है वो ये है कि इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के जो फैंस होते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनकी फिल्म का प्रमोशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तेलंगाना की विधानसभा में यह आरोप लगाया कि जब अल्लू अर्जुन के मैनेजर ने उन्हें यह बताया कि थिएटर के बाहर भगदड़ से एक महिला की मौत हो गई है, तो अल्लू अर्जुन ने अपने मैनेजर से कहा था कि अब उनकी ये फिल्म और भी बड़ी सुपरहिट साबित होगी, इस घटना से उन्हें और ज्यादा फायदा होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। अब देखिए, ये तो सरकार का पक्ष है, नेताओं का पक्ष है, पुलिस का पक्ष है, लेकिन इस फिल्म में हीरो का पक्ष भी तो सामने आना चाहिए। तो हीरो जो है यानी अल्लू अर्जुन, उनका पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। अल्लू अर्जुन का कहना है कि उन्हें यह बात 1 दिन के बाद पता चली कि इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उस महिला का 9 साल का बेटा घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। और उन्होंने यह भी कहा कि अब इस पूरे मामले पर उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है इससे अल्लू अर्जुन बहुत दुखी है। Watching the movie, within few minutes, like maybe I don't know, remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theater. You have to please vacate. I said 100% okay. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing people. You know, it is the dark, so I didn't even exactly have details of who even told me. It was one of my managers only. It was no police for sure. Nobody even approached me. Nobody communicated to me. There's a lot of misinformation. There's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility. तो ये घटना हुई, इसके बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। एक रात वो थाने में, जेल में भी रहे और अगले दिन उन्हें जमानत मिल गई। ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन जैसा कि फिल्मों में भी होता है, ये मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये मामला अभी शुरू हुआ है। और अभी हमारे पास खबर यह आ रही है कि लोकल पुलिस ने अल्लू अर्जुन को एक नया नोटिस भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि अल्लू अर्जुन कल सुबह 11 बजे लोकल पुलिस स्टेशन में पेश हो जाए। यानी अभी उनसे और नई पूछताछ होगी। उन्हें नया नोटिस भेज दिया गया है और कल सुबह 11 बजे उन्हें थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। हमें यह भी पता चला है सूत्रों से कि अल्लू अर्जुन 2 करोड़ रुपए की राशि से एक अलग ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, जिसका नाम होगा श्री तेजा ट्रस्ट। श्री तेजा 9 वर्ष का वही बच्चा है जिसने इस भगदड़ में अपनी मां को खो दिया और यह बच्चा अब भी अस्पताल में भर्ती है। इस ट्रस्ट में अल्लू अर्जुन 1 करोड़ रुपया डोनेट करेंगे। 50 लाख रुपए पुष्पा 2 के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डोनेट करेंगे। इस पैसे के ब्याज से
इस घटना में घायल हुए श्री तेजा और दूसरे जरूरतमंद बच्चों के इलाज का खर्चा उठाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए अल्लू अर्जुन की हमें तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने इस परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश की। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख है अल्लू अर्जुन के लिए और इस देश के तमाम फिल्म स्टार्स के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो फिल्म स्टार्स हैं, हमारे देश में सेलिब्रिटीज हैं, यहां तक कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो धार्मिक गुरु हैं, वो अपनी लोकप्रियता को दिखाने के लिए चाहते हैं कि जब भी वो कुछ करें उसमें खूब सारी भीड़ होनी चाहिए। भीड़ ही भीड़, लोगों का हुजूम उनके आसपास होना चाहिए। वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो सड़कों पर आएं। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितनी ज्यादा भगदड़ मचेगी, उससे उस व्यक्ति की जो लोकप्रियता है वो और ज्यादा निखर कर सामने आएगी। चाहे उस भगदड़ में लोग घायल हो जाएं, चाहे उस भगदड़ में लोग मारे जाएं। फिल्म स्टार्स अक्सर ये काम करते हैं, जब वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जाते हैं तो इस तरह की भीड़ उन्हें देखने के लिए आ जाती है और उन्हें बड़ा मजा आता है ऐसी भीड़ को देखकर। उन्हें लगता है कि जब लोग टीवी पर इसे देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो इससे पता चलेगा कि ये फिल्म स्टार कितना लोकप्रिय है और इससे फिल्म को हिट होने में मदद मिलेगी। भगदड़ की यह घटना पुष्पा 2 फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 4 दिसंबर को हुई थी और उस वक्त यह अनुमान था कि पूरी दुनिया में यह फिल्म लगभग 1000 करोड़ रुपए का धंधा कर सकती है, 1000 करोड़। लेकिन 5 दिसंबर को जब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई तो इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इस गिरफ्तारी से और इस भगदड़ की घटना से अल्लू अर्जुन को और इस फिल्म को फायदा ही फायदा हुआ है। सिर्फ 18 दिनों में यह फिल्म भारत में 1062 करोड़ रुपए और पूरी दुनिया में 1587 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जबकि इस फिल्म को बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग सिर्फ 6.5 6.5 स्टार की थी, जबकि इसके पहले भाग की रेटिंग जो जब पुष्पा 1 आई थी उसकी जो रेटिंग थी वो 7.6 थी और उस फिल्म ने भारत में 400 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कहने का मेरा मतलब आपको यह है कि जब पुष्पा 1 आई थी उसकी रेटिंग ज्यादा थी, उसे लोग इससे भी बेहतर फिल्म मान रहे थे, लेकिन पुष्पा 2 ने पुष्पा 1 से कहीं ज्यादा बिजनेस किया है। अल्लू अर्जुन भले ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन उन पर यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए भगदड़ जैसी घटना को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि शायद इस भगदड़ को देखकर, इतने सारे लोगों के हुजूम को देखकर उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि देखिए मैं कितना लोकप्रिय हूं। उनकी जो टीम होगी सोशल मीडिया की, वो लगातार इसके वीडियो बना रही होगी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और इसी वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर तोड़फोड़ की, प्रोटेस्ट किया और इस मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों में रेड्डी श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का करीबी है और यह हमला असल में रेवंत रेड्डी ने ही करवाया है, ऐसा आरोप है। एक ऐसी घटना है जिससे अल्लू अर्जुन की फिल्म को जबरदस्त फायदा हुआ है और एक सख्त नेता के रूप में, गरीबों के हिमायती के रूप में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपनी छवि को चमका लिया है। नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है सिर्फ उस परिवार का जिस परिवार की महिला इस भगदड़ में मारी गई, जिसका बच्चा इस भगदड़ में घायल हो गया, और वो आम लोग जो फैन हैं, जो अपना पैसा खर्च करके इन फिल्म स्टार्स को देखने के लिए जाते हैं। नुकसान उनका हुआ क्योंकि उन्हें पुलिस की डंडे, उनकी लाठियां खानी पड़ी, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों को अपमान झेलना पड़ा। नुकसान उनका हुआ, बाकी सबका फायदा ही फायदा। इंसान जीवन भर सच्चे प्यार की तलाश में रहता है। ज्यादातर लोगों को यह सच्चा प्यार
कभी नहीं मिलता। कई बार तो लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है ये पता लगाने में कि वो सच्चे प्यार के वहम में जी रहे थे या फिर वाकई उन्हें सच्चा प्यार मिला भी या नहीं। आज के ज़माने में जब हमें हर तरफ प्यार में धोखे और बेवफाई के किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं, तब एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आपको सच्चा प्यार और वफादारी दोनों के दर्शन हो जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर विवेक पेंगनी और सृजना सुवेदी की कहानी बहुत चर्चा में है। नेपाल के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक की 19 दिसंबर को कैंसर से मौत हो गई। विवेक काफी समय से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका यह सफर आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया उनकी पत्नी की वजह से। विवेक और उनकी पत्नी सृजना इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते थे। एक दिन विवेक के सिर में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनका ब्रेन ट्यूमर चौथे स्टेज में पहुंच चुका है और उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। इसके बाद विवेक की पत्नी सृजना ने अंतिम सांसों तक विवेक की सेवा की, विवेक को खुश रखने का पूरा प्रयास किया और कोशिश की कि विवेक की जान बच जाए। जब विवेक की कीमोथेरेपी होती थी तब सृजना उन्हें गले लगाकर यह समझाती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और उन्हें हर रोज कभी ब्रश कराती थी, व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर घुमाने के लिए ले जाती थी, बाहर की दुनिया दिखाती थी, उनके साथ त्योहार सेलिब्रेट करती थी। मौत के इतने करीब होने के बावजूद सृजना ने विवेक का हौसला बढ़ाया और विवेक का जन्मदिन पूरे जश्न के साथ मनाया। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होकर भी पूरी हो जाती हैं और इस प्रेम कहानी को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर कैंसर से पहले की है और दूसरी तस्वीर कैंसर के बाद की है। सृजना ने इंस्टाग्राम पर बताया कि विवेक और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की। विवेक की पीएचडी के लिए दोनों अमेरिका चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय के बाद विवेक को सिर दर्द रहने लगा। वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। एमआरआई के बाद पता चला कि विवेक को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर है। दोनों की दुनिया जैसे खत्म हो गई, लेकिन सृजना ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पति का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा और हर एक जो उनकी यादें हैं उसे सोशल मीडिया पर वो लगातार शेयर करती रही। एक समय यह भी आया जब सृजना ने विवेक के गिरते बालों को देखकर उन्हें हिम्मत देने के लिए अपने खुद के बाल अपने ही हाथों से काट दिए। उनकी दिनचर्या पूरी तरह से विवेक पर आधारित थी और एक हमसफर बनकर वो हर कदम पर अपने पति के साथ खड़ी रही। विवेक के अंतिम संस्कार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सृजना उन्हें देखकर आखिरी बार उनसे कुछ कह रही हैं और वो वीडियो आज आपको देखना चाहिए। ये प्रेम कहानी समाप्त नहीं हुई। दुनिया की नजरों में हो सकता है विवेक के जाने के बाद ये प्रेम कहानी समाप्त हो गई, लेकिन ये भी असल में एक शुरुआत है। ये देखिए, लोग प्यार में अपनी जान तक देने की बात करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वो होता है जो जीते जी निभाया जाए और सृजना ने यह साबित कर दिया। कुछ दिन पहले जहां 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, वहीं 32 साल के विवेक पेंगनी को सृजना जैसी पत्नी मिली और ये उनकी खुशकिस्मती थी। और उम्र की आपस में कभी नहीं बनती। इंसान कड़ी मेहनत के बाद जब सुख घर में लाता है तो उम्र नाराज होकर बाहर चली जाती है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।